हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए हम इसे जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं हम अपना थर्ड लेसन मैथ्स का, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले आप ये पढ़ चुके हैं कि एक संख्या रेखा पर एक बिंदु का स्थान निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। जैसे हमने संख्या रेखा पढ़ी है ना इससे पहले, कि हम ऐसे एक संख्या रेखा बनाते थे। यहाँ पे 0 होता था, यहाँ पे 1 2 है ना, ऐसे 1 2 3 4 होता था। यहाँ पे एक तरफ माइनस में होता था, एक तरफ प्लस में होता था। तो वो संख्या रेखा पे आप पढ़ चुके हैं कि कैसे बिंदु का स्थान निर्धारण किया जाता है। अब आप यह भी पढ़ चुके हैं कि एक रेखा पर एक बिंदु की स्थिति की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। ऐसी अनेक स्थितियां हैं जिसमें एक बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें एक से अधिक रेखाओं के संदर्भ में उसकी स्थिति की व्याख्या करनी होती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। जैसे कि ये एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इस डायग्राम की बात अभी इस एग्जाम्पल में की जाएगी, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है, एक आपको मेन रोड दिखाई जा रही है, एक मुख्य मार्ग दिखाया जा रहा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। ये एक रोड है जो कि किधर से किधर जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, सॉरी पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की तरफ ये रोड जाता है और इस पर कुछ सड़कें बनी हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर दी गई हैं। यानी इस रोड पे क्या है, ये मेन रोड है, इस पर और भी रोडें गई हैं, आपको ये दिखाई जा रही हैं। अब देखिए आगे आगे ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक सड़क मार्ग पर बने मकानों की संख्याएं अंकित कर दी गई हैं। आपको यहाँ अपनी सहेली के मकान का पता लगाना है। क्या इसके लिए केवल एक निर्देश बिंदु तक ज्ञात करना पर्याप्त होगा? उदाहरण के लिए यदि हम केवल यह ज्ञात हो हमें कि सड़क 2 पर रहती है आपकी सहेली, तो आप उसके घर का पता लगा लोगे कि आपसे कहा जाए सड़क 2 पर रहती है सहेली आपकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई सारी सड़कों के नाम दे रखे हैं। जैसे आपको दे रखा है आपका ये मार्ग 1 है, ये मार्ग 2 है, ये 5 है, ये 7 है। ऐसे ही देखेंगे मार्ग नंबर 2 ये है। यानी कि आपकी सहेली इस रोड पे रहती है, लेकिन इस रोड पे कितने मकान बने हैं? 5 मकान बने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें से कौन सा मकान आपकी सहेली का है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अगर कोई आपको रोड नंबर बता दे तो आप मकान नहीं बता सकते हैं। मकान कब आप बता सकते हैं? जब आपको मकान नंबर पता हो, है ना। वही चीज़ यहाँ दी है कि जब हमें 2 जानकारियाँ होंगी, अर्थात वह सड़क की वह संख्या जिस पर उसका मकान है और मकान की वह संख्या जिस पे वो रहती है। तो यदि आप मकान पर जाना चाहते हैं तो आपको सड़क 2 पर स्थित मकान की संख्या भी पता होनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है कि उसकी संख्या 5 है, यानी कि रोड नंबर 2 के 5 नंबर मकान में आपकी सहेली रहती है। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि सड़क 2 जो है वो कौन सी है, फिर उसका मकान का पता लगाना होगा। तो इस तरीके से आप पता कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है 5 नंबर मकान, यहाँ पे H से इसको दिखाया गया H पॉइंट। तो ये जो H पॉइंट है ये आपकी सहेली का घर है। इसी प्रकार से P उस मकान को दर्शाता है जो सड़क संख्या 7 पर है, जिसकी संख्या 4 है। अब देखो P पॉइंट, इसमें एक P पॉइंट दे रखा है। इसमें कहाँ दे रखा है P पॉइंट, दिखाइए कहाँ दे रखा है। ये दे रखा है, ये है आपका P मकान। कहाँ पे दे रखा है? रोड नंबर 7 यानी मार्ग 7 और मकान नंबर 4 पे आपका P पॉइंट है। तो ये क्या हो रहा है, इसकी लोकेशन बता रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो लोकेशन बताता है, ठीक है, वो है ये बता रहा है आपको। उसके बाद अब दूसरा उदाहरण दे रखा है। जैसे मान लीजिए कि एक कागज़ की शीट पर एक बिंदु लगा देते हैं। कोई कागज़ का ये कोई एक शीट है कागज़ की, ठीक है, इस पर हमने एक बिंदु लगा दी। तो क्या है कि अगर पूछा जाए कि इस बिंदु की स्थिति क्या है, तो आप इसको कैसे बताएंगे, कैसे बताओगे कि ये पॉइंट कैसे बना है, कहाँ बना है? तो बिंदु कागज़ के आधे के ऊपरी भाग में स्थित है, यह भी कह सकते हैं, या फिर दाएं बाएं स्थित है। देखो कैसे, ये पेपर था, हमने एक पॉइंट लगा दिया इसमें, ठीक है। अब ये हम इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये नीचे से इतना ऊपर है, या हम राइट साइड से बताएंगे, या लेफ्ट से बता दिया इतना है, राइट से बता दिया इतना, या हम ऊपर से बताएंगे कि नीचे इतनी ओर जा रहा है ना। तो इस तरीके से हम उस पॉइंट की क्या बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, वो कोने से कितना ऊपर नीचे है ना। इस तरीके से हम इसका आंसर देंगे। अब देखो, परंतु यदि आप कहें कि बिंदु कागज़ की बाईं ओर कोर से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो आपको बिंदु की स्थिति का आभास हो जाता है। मतलब अगर हम अंदाजे से बताएंगे तो वो सही नहीं है। देखो यहाँ एग्जाम्पल का दे रखा है, ये एक पेपर था, इसमें एक पॉइंट लगाया गया है, इसकी पोजीशन पूछी गई है। तो हमने क्या किया, यहाँ से नापा 9 सेंटीमीटर, यहाँ से नापा 5 सेंटीमीटर। अब हम एग्जैक्ट लोकेशन उसकी बता सकते हैं कि नीचे से 9 सेंटीमीटर ऊपर है और बाईं ओर से 5 सेंटीमीटर आगे है। तो यहाँ पे है आपकी पॉइंट की लोकेशन। समझ में आई बात?
निर्देशांक ज्यामिति जो होती है ना, इसमें आपको एक पॉइंट की लोकेशन बतानी रहती है एग्जैक्ट तरीके से। अब नेक्स्ट देखो, इसके लिए हम दो नियत रेखाओं अर्थात कागज़ की बाईं ओर और कागज़ की सबसे नीचे रेखा की स्थिति नियत करते हैं, जैसा अभी हमने बताया, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए केवल दो स्वतंत्र सूचनाओं का होना आवश्यक होता है। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो स्वतंत्र सूचनाओं का होना आवश्यक होता है। अब जैसे आप कक्षा में बैठने की योजना नामक एक क्रियाकलाप का उदाहरण देखेंगे। जैसे पहले क्रियाकलाप दे रखी है कि सभी मेजों को एक साथ खींचकर अपनी कक्षा में बैठने की एक योजना बनाइए। प्रत्येक मेज को एक वर्ग के रूप में निरूपित कीजिए। प्रत्येक वर्ग में उस विद्यार्थी का नाम लिखिए जिस पे वो बैठता है। जैसे हमारी क्लास में क्या होता है, सब आप लोग क्लास में बैठते हो तो आप लोग कहते हो ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है। जैसे ये किसी की सीट है तो कहेगा ये मेरी सीट है, यहाँ कोई और बैठता है, यहाँ कोई बैठेगा, है ना। तो इस तरीके से अपने अपनी सीट पे अपना अपना नाम लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी की स्थिति का ठीक ठीक निर्धारण हम कैसे करेंगे कि कौन कहाँ पे बैठा है। जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पर एक लड़की बैठती है, मान लो कोई प्रिया नाम की लड़की यहाँ पे बैठती है, ठीक है, और यहाँ पर कोई सुनैना नाम की लड़की बैठती है। तो हम इनकी एग्जैक्ट पोजीशन कैसे बताएंगे कि प्रिया कहाँ पे बैठती है और सुनैना कहाँ पे बैठती है। अगर किसी और को हमें भेजना हो अपने क्लास में, हम कहेंगे जाओ वहाँ पे प्रिया बैठी है उसको बुला लाओ, तो कैसे बताओगे कि कहाँ से बुला लाओ, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई दो चीज़ें पता होनी चाहिए। वो कौन सी दो चीज़ें हैं, देखो पहला तो कह रहा है कि वह स्तंभ जिसमें वो बैठा है या बैठी है आपकी सहेली, ठीक है, या फिर वो पंक्ति जहाँ पे वो बैठा हुआ है स्टूडेंट। अब देखो कैसे, पंक्ति और स्तंभ जो ऐसे है, ये खड़ा खड़ा, ये आपका पंक्ति है और ये आपका स्तंभ कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे बैठा है आपको सहेली बैठी है, ठीक है, जिसको आपको बुलाना है, तो आप कैसे बताओगे क्लास में, आप कहोगे कि आगे से चौथी पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में। चौथी पंक्ति यानी यहाँ तक का हो गया और तीसरा स्तंभ यानी यहाँ पे। तो जो चौथी पंक्ति और तीसरे स्तंभ पे बैठी है लड़की, उसको बुलाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, उस लड़की की स्थिति हो गई जो चौथी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में बैठी है। तो हमें क्या बताना चाहिए, हमें किसी भी बिंदु के जो मेन पॉइंट है बताने के लिए, उस बिंदु की लोकेशन बताने के लिए, उसकी स्थिति बताने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो वो स्तंभ जिसमें वो है और दूसरा वो पंक्ति जिसमें वो है, ठीक है। अब यदि आप उस मेज पर बैठते हैं तो पांचवें स्तंभ और तीसरी पंक्ति में, जिसमें छायित वर्ग दिखाया गया, ये पांचवें स्तंभ और तीसरी पंक्ति की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे कोई बैठा है इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिया गया है। ये कहाँ पे स्थित है, पांचवें स्तंभ और तीसरी पंक्ति में, ठीक है। इधर से तीसरी पंक्ति है और यहाँ से ये पांचवा स्तंभ है। एक दो तीसरा पंक्ति हो गई और ये पांचवा स्तंभ हो गया, तो स्तंभ को प्रकट करती है। और दूसरी, अब हम इसे कैसे दिखाएंगे, 5,3 से, 5,3 से दिखाएंगे कि पांचवें पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में स्थित है, सॉरी पांचवें स्तंभ में है और तीसरी पंक्ति में है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि सोनिया चौथे स्तंभ और पहली पंक्ति में बैठती है तो उसे हम कैसे लिखेंगे। सोनिया नाम की एक लड़की वो चौथे स्तंभ और पहली पंक्ति में बैठी, यानी कि चौथा स्तंभ यानी यहाँ हो गया, इस लाइन में कहीं होगी, ठीक है। और क्या है कि पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति ये है और चौथा स्तंभ ये है, तो यानी कि यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। बात समझ में आई कि चौथे स्तंभ और पहली पंक्ति, तो चौथा स्तंभ और पहली पंक्ति में सोनिया बैठी है। अब इसे आगे और इजी तरीके से समझते हैं। देखो ऊपर की चर्चा में आपने पाया कि एक तल पर रखी हुई किसी भी वस्तु की स्थिति दो लंब रेखाओं की सहायता से निरूपित की जाती है। दो लंब रेखाएं क्या होती हैं, जैसे ये एक रेखा आपकी क्षैतिज गई, इसके ऊपर एक ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो आती है, तो इनके बीच ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। और ये क्या होती है, ये रेखा इस नीचे वाली रेखा पे लंब होती है, इसको ही बोलते हैं लंब रेखा। तो जब किसी भी पॉइंट का, जैसे अभी पेज वाला उदाहरण था, ये एक पेज था, ठीक है, ये एक पेज बना हुआ है, तो इस पे एक पॉइंट है, तो इसको बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसे लाइन चाहिए, एक इस पे ऐसे चाहिए, तो एक लाइन पे दूसरी लाइन क्या होगी, लंब होगी, इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो लंब रेखाओं की सहायता से हम किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करते हैं, निरूपित करते हैं। आगे देखो, यदि किसी ऐसी वस्तु एक बिंदु है तो हमें सबसे नीचे वाली रेखा से और कागज़ की बाईं कोर से बिंदु की दूरी ज्ञात होना आवश्यक होती है। बैठने की योजना के संबंध में हमें स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या जाननी होती है। यानी अगर कोई बैठा है तो स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या चाहिए, लेकिन अगर किसी बिंदु के पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो हम क्या करेंगे, हमें उसके लिए उसके किनारे से, कागज़ के किनारे से उसकी क्या दूरी है, नीचे से उसकी क्या दूरी है, वो बताना होगा।
इस सरल विचारधारा के दूरगामी परिणाम होते हैं। इससे गणित की निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नामक एक अति महत्वपूर्ण शाखा की व्युत्पत्ति होती है। इस अध्याय में हमारा लक्ष्य निर्देशांक ज्यामिति की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं को आपके समक्ष परिचित कराना है। इसके बारे में आप विस्तार से अध्ययन उच्च कक्षाओं में करेंगे। अभी यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। प्रारंभ में फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने दकार्ते ने इस अध्ययन को विकसित किया था। अब यहाँ पर रेने दकार्ते के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है। क्या है कि कुछ लोग प्रातःकाल में बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो यही आदत 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते की थी। परंतु वह आलसी व्यक्ति नहीं था। वह यह समझता था कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही अधिक चिंतन किया जा सकता है। एक दिन जबकि वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहा था, उसने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने की संबंधित समस्या का हल ढूंढ लिया। यानी ये जो एक पॉइंट की लोकेशन हम बताते हैं, इस समस्या का समाधान रेने दकार्ते ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही खोज लिया था। जैसा कि आप यह देखेंगे कि उसकी विधि अक्षांश और देशांतर की पुरानी विचारधारा का ही एक विकसित रूप थी। एक तल के एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धति को दकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये कार्तीय पद्धति दकार्ते के लिए सम्मान में कहा जाता है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होती है यहाँ से। तो एक्सरसाइज 3.1, तो स्टूडेंट हम अपनी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। मतलब हमारे टेबल पे कोई लैंप रखा है, जैसे ही सपोज दैट आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये हमारी एक टेबल है, ठीक है। इस पर हमने एक लैंप बनाया है, ये हमारा एक लैंप रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे लैंप रखा है। तो अब हमें किसी को बताना है कि हमारे टेबल पे लैंप कहाँ पे रखा है, तो हम उसे एग्जैक्ट पोजीशन उसकी कैसे बताएंगे। हमारे पास क्या ऑप्शन है उसके लिए। अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है कि हमें किसी भी पॉइंट की, किसी भी चीज़ की जो एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, उसका मुख्य स्थिति बतानी है कि वो कैसे है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें दो चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए। पहले कि वो कितनी दूर है, कहाँ से, उसके एक्स अक्ष से और उसके वाई अक्ष से। इसका मतलब है कि उसके एक किनारे से और दूसरे किनारे से, अगर दो किनारों से उसके बीच की दूरी बता दी जाए, उसकी दूरी, तो हमें पता चल जाएगा कि लैंप की स्थिति कैसे है। अब जैसे ये हमारा टेबल है, ये हमारी टेबल रखी है, हमारी मेज रखी है, ठीक है। और ये क्या हमारा लैंप रखा है, लैंप हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इस लाइन से इस लैंप के बीच की डिस्टेंस मेज़र करेंगे कि कितनी है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारी दूरी आई है, जैसे x मान लेते हैं कि ये x दूरी पर रखा है एक किनारे से, और ये दूरी हमारी क्या होगी, y मान लिया, यहाँ से y दूरी पर है। तो हम किसी को कैसे बताएंगे कि भाई लंबाई से x मीटर दूर है और चौड़ाई से y मीटर दूर पे हमारा लैंप रखा हुआ है। क्या अब इसे संख्याओं के रूप में लेकर देखिए, जिससे संख्याएं क्या ले, जैसे मान लीजिए ये हमारी जो है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हमारी जो लैंप है वो हमारी मेज के इस छोर से, इस किनारे से, यहाँ से आपकी 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है, और इस तरफ से, लंबाई की तरफ से कितनी दूर है, यहाँ से हमारी 2 सेंटीमीटर दूर है मान लिया, ठीक है। तो हम इस लैंप की स्थिति को कैसे लिखेंगे कि ये 5,2 पर स्थित है, 5,2 पर स्थित है। 5 इधर से है आपका, और 5 इधर से और 2 इधर से है, तो 5,2 पर स्थित है हमारी लैंप। तो इस तरीके से हम अपने लैंप की स्थिति बताएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको करना है, बस आपको टेबल लैंप की स्थिति बताने के लिए सीधे सीधे कहा गया है, आप कोई भी मान कर बता सकते हैं। 5 सेंटीमीटर काफ़ी छोटा हो जाएगा, इसलिए आप इसको कम से कम 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख लीजिएगा, ठीक है, लैंप को। या आप 30-40 सेंटीमीटर कर सकते हैं, ऐसे ही 25-50 सेंटीमीटर, ऐसे कोई भी डिस्टेंस ले लीजिएगा। लेकिन ये 5 और 2 सेंटीमीटर आप स्केल पर मेज़र कर सकते हैं, बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है, तो इतनी भी छोटी डिस्टेंस मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि सड़क योजना एक बनानी है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, ठीक है। एक नगर है जिसमें हमारी 2 मुख्य सड़कें गई हुई हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं।
नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। समांतर क्या होता है, जिसको नहीं पता उसे बता देते हैं। जैसे ये कोई रेखा है, इसी की जैसे सामने की दिशा में इसकी जो ऐसे, ठीक है, इसी की सामने की दिशा में जो उसी के बराबर में रेखा चलती है उसे हम बोलते हैं उसकी समांतर रेखा। समांतर रेखा का सबसे मुख्य उदाहरण आप ले सकते हैं, किसी सड़क के दोनों किनारे हमेशा एक दूसरे के समांतर होते हैं। चलिए आगे देखें, तो आगे इसमें कहता है कि समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। एक दिशा में 5 सड़कें, हर एक दिशा में 5 सड़कें हैं, ठीक है। सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं के रूप में निरूपित कीजिए। आपको अपनी कॉपी में एक नगर का पैमाना बनाना है, एक उसमें रोड दिखानी है, जिसमें एक मेन रोड है आपकी, मेन रोड से आपकी और छोटी छोटी रोडें गई हैं, ठीक है। अभी बनाएंगे, बाकी आगे क्लियर हो जाएगा। और जो स्केल की अभी बात, इसमें पैमाना लेकर बात की गई है, उसकी अभी बताते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट, चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनती है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि पहला आपसे इसमें पूछा गया है, इतना आपको करने के बाद आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। अब चलिए देखते फिर। ये जैसे यहाँ पे इसका हल दे रखा है, आपको यहाँ पे ग्राफ बना पाना स्क्रीन पे थोड़ा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, इससे मैंने यहाँ पे आपको पहले से बनाया यहाँ पे ग्राफ लाके समझाने का प्रयास करिए। देखिए, एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर जब लिखा है एक पैमाना बराबर 200 मीटर लिखा है, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, पैमाना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर लेकर आपको बनाना है। मतलब कि जब आप कॉपी पर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, ठीक है, कॉपी पे जब आप अपने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो उसका मतलब होगा रियल में 200 मीटर। ये होता है स्केल। स्केल का मतलब होता है आपको, जैसे कि अब आपको एक रोड बना के दिखानी है अपनी कॉपी पर, लेकिन वास्तव में जितनी बड़ी रोड होती है आप उतना बड़ा कॉपी पे तो नहीं बना सकते हैं। सीधी सी बात है, इतनी बड़ी कॉपी लेकर आप नहीं बैठोगे ना कि आप पूरी पूरी रोड कॉपी में ही बना दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब बड़े डायग्राम को छोटा करके दिखाना हो या फिर बहुत छोटे डायग्राम को, जैसे आपको चींटी का डायग्राम बनाना हो तो आप बड़ा करके बनाओगे। इतनी छोटी सी चींटी वाला छोटा सा डायग्राम नहीं बनाओगे ना, चींटी कितना। तो जब छोटी चीज़ को बड़ा दिखाना हो, बड़ी चीज़ को छोटा दिखाना हो, तो उसके लिए जो नाप का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे ही स्केल कहते हैं, ठीक है। उसे स्केल कहते हैं, उसे हम पैमाना कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं स्केल। इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, वो क्या होता है, वो आपका कहलाता है ड्राइंग साइज़ अपॉन एक्चुअल साइज़। यानी कि जो उसका ड्राइंग का साइज़ होता है, ठीक है, किसी भी ड्राइंग का साइज़ होगा और जो उसका वास्तविक साइज़ होगा उसका अनुपात होता है आपका स्केल। लेकिन इतना डिटेल में आपको पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको मेन पॉइंट बता देती हूँ। मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपको 200 मीटर मानना है। यानी जब आप 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो वो 200 मीटर की लाइन दिखाएगी कॉपी पर। अब आपको जैसे 400 मीटर की अगर इस रोड दिखानी है, वास्तव में कॉपी पर आपको दिखानी कि 400 मीटर लंबी हमारी रोड है, तो आप सिर्फ 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे, वो ऑटोमेटिक 400 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं, वापस चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। तो जैसे यहाँ पे बना हुआ है, सड़क आपको दिखाई गई है। तो पहला क्वेश्चन में इसने क्या कहा था, पहले क्वेश्चन में कहा था कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, मेन रोड 2 हैं आपकी, तो 2 मेन रोड दिखाई गई। एक आपकी ये दिखाई गई पश्चिम से पूर्व जो जा रही है, ये वाली, ठीक है, ये आपकी एक मेन रोड है। दूसरी मेन रोड कौन सी है, एक उत्तर दक्षिण की ओर जाएगी, तो उत्तर दक्षिण वाली ये हो गई आपकी मेन रोड। तो ये 2 मेन रोड हो गई आपकी, एक जो कह रहा है उत्तर से दक्षिण वाली और दूसरी पूर्व से पश्चिम। ये उत्तर से दक्षिण वाली हो गई, ये हो गई पूर्व से पश्चिम वाली। ये 2 मेन रोड हो गई। अब आगे बात करते हैं मेन रोड के। आगे क्या कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। समांतर मैंने बताया जो मेन रोड से ऐसे जाएगी, ठीक है, पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं समांतर। अब देखो, इसके समांतर परस्पर 200 मीटर पर मुख्य सड़कें हैं। तो देखो मुख्य सड़कें हैं ये वाली जो पूर्व से पश्चिम वाली सड़क है, इसके समांतर कौन कौन सी मुख्य सड़कें हैं आपकी। इसके समांतर आपकी सड़क 3 है ये वाली, और सड़क 2 है ये वाली, और सड़क 1 है ये वाली। इधर समांतर में सड़क 4 है और ये सड़क 5 है। यानी 1 2 3 4 और 5 सड़कें आपकी पश्चिम से पूर्व की मेन सड़क के समानांतर गई हैं। अब बात करते हैं दूसरी सड़क की।
तो दूसरी जो मेन है वो कह रहा है कि 200 पैमाना लेकर आपको बनाना है, ठीक है। लेकिन 200 जो मीटर है, 200 मीटर डिस्टेंस वो आपकी इस मेन रोड से ये है 1 2 3 4 और 5 वाली। अब इसके भी तो पैरेलल होगी, ये भी तो एक मेन रोड है ना उत्तर पूर्व वाली। तो उत्तर पूर्व वाली की पैरेलल कौन सी है? उत्तर पूर्व के पैरेलल सड़क एक ये है, सड़क 2 ये, फिर सड़क 3, सड़क 4 और सड़क 5। इसीलिए ऐसा ग्राफ टाइप का डायग्राम बन गया है, ठीक है। ये नगर की आपकी सड़कें हो गई। ये मेन सड़कें आपकी 2 हो गई, पश्चिम से पूर्व वाली और उत्तर से दक्षिण वाली, और बाकी सब क्या हैं आपकी दूसरी सड़कें हो गई, ठीक है, नगर की अन्य सड़कें हो गई। अब इसका आपको नोटबुक में कहा गया कि नोटबुक में बना दो। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं, और क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। ठीक है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। अब इससे तो छोड़ देते हैं। अब तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। 2,5 यानी कि ये वाली बात हो रही है, ठीक है। यानी कि ये 2,5 का देखो क्या मतलब है यहाँ पर कि ये वाली 5वीं सड़क पे है और मेन सड़क से दूसरी, मतलब जो आपकी ये उत्तर दक्षिण वाली मेन सड़क है, इससे ये सड़क नंबर 2 पे है, इस वाली सड़क नंबर 2 पे है। लेकिन जो आपकी पश्चिम पूर्व की पैरेलल सड़क है उसमें से ये सड़क 5 के साथ में मिलती है यहाँ पर, इसीलिए इसे कहा गया है 2,5। आगे देखिए, आगे जैसे कि अब कहा गया आपको कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जाएगा। तो 4,3 वाली रोड कौन सी होगी? 4,3 ये जो 4 वाली आएगी रोड ये, और तीसरे नंबर की इधर से लेंगे, तीसरी नंबर सड़क, इधर से ऊपर से 4 नंबर सड़क और इधर से 3 नंबर सड़क। तो 4 नंबर सड़क हो गई ये वाली और 3 नंबर इधर वाली हो गई, तो ये वाली। तो कितनी है? तो यहाँ पे ये आपकी एक है, 4,3 वाली कितनी है? 4,3 वाली एक सड़क है, इसलिए एक ही क्रॉस स्ट्रीट को हम मानेंगे। अगर बात की यहाँ पर कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 मानेंगे, तो 3,4 का मतलब क्या है कि ये तीसरी नंबर सड़क इधर से और चौथी नंबर सड़क इधर से। तो ये वाली आपकी हो गई 3,4। देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं सारे, ये आ गई आपकी 4,3, ये है 3,4, ये 2,5 की इन 2 रोड्स के कह सकते हैं ये मिलने से ये बनी है। तो ये सड़क 5 है, ये सड़क 2 है, इनके संयोजन से 2,5 बनी। इसी तरीके से यहाँ पे सड़क 3 और ये सड़क 4 जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे 3,4 बनेगा। इसी तरीके से सड़क 4 और सड़क 3 जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे 4,3 लिखा रहेगा। अभी बात करेंगे आगे हम और भी चीज़ों की निर्देशांक ज्यामिति में, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसी के साथ ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। 3.1 में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति का जो अभी और डिटेल है, जिसमें मैं आपको अक्ष बताऊँगी, चतुर्थांश बताऊँगी क्या होता है, वो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से रेडी रहिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आप नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, तब तक बाकी सारे आप तैयार कर लीजिएगा। और जिसने भी सेशन पसंद आया हो वो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें। और कमेंट में बताइए अगर कोई भी क्वेश्चन को लेकर के आपको डाउट है तो। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी को।